हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में स्टार्ट करेंगे तरंग प्रकाशिकी, जिसमें आप पहले पढ़ेंगे हाइगेंस का तरंग सिद्धांत। ये आपका चैप्टर होगा। और सबसे पहले हम आपको थोड़ा सा रिकॉल कर देते हैं। प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों को संवेदित करती है, जिसके कारण हम अपने चारों ओर की वस्तुओं को देख पाते हैं। तो ये है प्रकाश। अब इसके नेचर क्या है, मतलब प्रकाश की प्रकृति क्या है? तो प्रकृति में आप लोग जानते हैं कि इसका नेचर क्या है। अब यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट अगर हम बताएं तो आप इसको इसी प्रकार से नोट कर सकते हैं। पहले पॉइंट में लिख सकते हैं प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है, मतलब स्ट्रेट लाइन में ये ट्रेवल करता है। प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है, ये भी आप जानते हैं। प्रकाश निर्वात में चल सकता है या प्रकाश निर्वात में चलता है, ये आपका तीसरा पॉइंट हो जाएगा। अब प्रकाश की किरणें परस्पर अनिर्भर होती हैं, मतलब अगर दो प्रकाश की किरणें हैं ए और बी, तो ये एक दूसरे पर निर्भर नहीं करेंगी। कहने का मतलब इसकी कोई क्वालिटी इसकी किसी क्वालिटी की वजह से नहीं होगी, मतलब ये दोनों किरणें परस्पर अनिर्भर होंगी। तो ये भी इसकी एक क्वालिटी है, इसका एक नेचर है। प्रकाश में परावर्तन होता है, प्रकाश में अपवर्तन होता है, ये दोनों आप जान रहे हैं। और ये भी आप जान रहे हैं कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होता है। अब आपको हम बताते हैं कि प्रकाश का व्यतिकरण भी होता है। व्यतिकरण एक घटना होती है, आगे आप पढ़ेंगे। प्रकाश का विवर्तन होता है, ये भी आगे आप पढ़ेंगे। प्रकाश में ध्रुवण होता है और प्रकाश में प्रकाश वैद्युत प्रभाव भी होता है। कहने का मतलब ये कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव उत्पन्न करता है। तो ये सभी इसके नेचर हैं। अब जैसा कि लाइट के बारे में हम लोग जानते हैं कि प्रकाश एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में बहुत सारे साइंटिस्टों का अलग अलग मत है। कोई प्रकाश को तरंग के रूप में मानता है, कोई प्रकाश को कण के रूप में मानता है। लेकिन कण के संबंध में न्यूटन ने अपनी एक थ्योरी दी है। न्यूटन ने अपने एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया है जिसे न्यूटन का कणिका सिद्धांत कहते हैं। यह सिद्धांत न्यूटन ने 1675 ईस्वी में प्रतिपादित किया था। अब इसे हम कहते हैं न्यूटन का कणिका सिद्धांत। तो अब जरा हम लोग कणिका सिद्धांत को समझते हैं। कणिका सिद्धांत क्या है? न्यूटन ने यह माना था कि इस सिद्धांत में जो लाइट सोर्स होता है, लाइट सोर्स, इस सोर्स से सभी दिशाओं में छोटी छोटी सूक्ष्म कण, हल्के होते हैं जो, वो कण निकलते हैं। न्यूटन ने क्या माना कि किसी लाइट सोर्स से सभी दिशाओं में अत्यंत सूक्ष्म व हल्के कण सभी दिशाओं में निकलते हैं, जिन्हें कणिका कहते हैं। तो न्यूटन ने क्या माना अपने इस सिद्धांत में? न्यूटन ने पहले पॉइंट में ये बोला कि किसी प्रकाश स्रोत से अत्यंत सूक्ष्म व हल्के कण सभी संभव दिशाओं में निकलते हैं, जिन्हें कणिका कहते हैं। ये न्यूटन ने बताया। इस तरह से ये सभी दिशाओं में ट्रेवल करते हैं। अब यहाँ पे इन्होंने ये भी बताया कि ये सभी कणिकाएं एक सीधी रेखा में चलती हैं और प्रकाश की चाल से चलती हैं, मतलब ये स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही हैं और प्रकाश के वेग से चल रही हैं। तो इसका मतलब ये इनका वेग कितना है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो ये भी न्यूटन ने बताया। और सीधी रेखा में चलते समय ये अपने साथ गतिज ऊर्जा ले जाती हैं। मतलब इन्होंने बताया था कि हर एक कणिका अपने साथ काइनेटिक एनर्जी ले जाती है। अगर एक कणिका यहाँ पे बनाएं और इसका द्रव्यमान m कंसीडर करें, तो इसकी गतिज ऊर्जा हम मान सकते हैं k = ½ mv², जहाँ पे m इस कणिका का द्रव्यमान और v क्या है? इसका वेग है। तो इन्होंने ये बताया कि सीधी रेखा में चलते समय ये कणिका अपने साथ गतिज ऊर्जा ले जाती हैं। और इन्होंने क्या बताया कि इन सभी कणिकाओं का वेग समांग माध्यम में एक समान होता है और जब माध्यम बदलते हैं तो इनका वेग भी बदल जाता है। तो कहने का मतलब ये कि अगर यहाँ पे हम दो सेपरेटिंग मीडियम मान लें, यहाँ पे N1 और यहाँ पे N2,
और ये इस माध्यम को अलग करने वाला पृष्ठ है। तो जब ये कणिका इस पृष्ठ पे पहुंचेगी तो हो सकता है ये परावर्तक पृष्ठ हो या अपवर्तक पृष्ठ हो। अगर ये दूसरे मीडियम में एंटर की तो इसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, इसका वेग चेंज हो जाएगा, सभी कणिकाओं का वेग चेंज हो जाएगा। अब मान लेते हैं कि इस वाले मीडियम में वेलोसिटी कितनी रह गई है कणिका की, 2×10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो न्यूटन ने बताया कि इन सभी कणिकाओं का समान माध्यम में वेग एक समान होता है और माध्यम बदलने पर इनका वेग बदल जाता है, साथ ही साथ इनकी दिशाएं भी बदल जाती हैं। तो ये न्यूटन ने बताया। और इन्होंने ये बताया कि ये कणिकाएं परावर्तक पृष्ठ पर प्रतिकर्षण बल का अनुभव करती हैं और अपवर्तक पृष्ठ पर आकर्षण बल का अनुभव करती हैं। कहने का मतलब ये कि अगर यहाँ पे ये पृष्ठ कैसा है, परावर्तक पृष्ठ है, जिससे टकराकर ये कणिकाएं परावर्तित हो रही हैं, तो ये प्रतिकर्षण बल का अनुभव करती हैं, प्रतिकर्षण बल का अनुभव करती हैं। और अगर यहाँ से ये इंटर कर गई सेकंड मीडियम में इस तरह से, तो ये आकर्षण बल का अनुभव करती हैं, आकर्षण बल का अनुभव करती हैं। तो ये न्यूटन ने बताया कि ये कणिकाएं परावर्तक पृष्ठ पर प्रतिकर्षण बल का अनुभव करती हैं और अपवर्तक पृष्ठ पर आकर्षण बल का अनुभव करती हैं। और इन्होंने ये भी बताया कि प्रकाश का विभिन्न रंग इन कणिकाओं के विभिन्न आकारों के कारण होता है। मतलब अगर यहाँ पे एक कणिका बड़ी है और दूसरी छोटी है, तो दोनों कणिका के द्वारा दो कलर की लाइट प्रोड्यूस होगी। तो उन्होंने बताया कि प्रकाश का रंग कणिकाओं के विभिन्न आकार के कारण भिन्न भिन्न होता है। और इन्होंने क्या बताया कि इन्होंने बताया कि जब ये कणिकाएं हमारी आँख पर टकराती हैं तो हमें वस्तुएं दिखाई देने लगती हैं। तो ये न्यूटन की कॉर्पस्कुलर थ्योरी है, न्यूटन का कणिका सिद्धांत है, जिसे न्यूटन ने 1675 ईस्वी में प्रतिपादित किया था। अब इस कणिका सिद्धांत में बहुत सारी कमियां थीं, क्योंकि लाइट को इसमें कणिका के रूप में माना गया है और इनके स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग अभी देखिए यहाँ पे क्या क्या खामियां थीं वो हम आपको बताते हैं। क्या प्रॉब्लम्स थी इस कणिका सिद्धांत में, इन्होंने ये बताया। अभी जिस स्टेटमेंट में आपने देखा होगा कि इन्होंने बताया कि जब ये कणिकाएं परावर्तक पृष्ठ पर पहुंचती हैं तो प्रतिकर्षण बल का अनुभव करती हैं, और जब अपवर्तक पृष्ठ पर पहुंचती हैं तो ये आकर्षण बल का अनुभव करती हैं, आकर्षण बल इन पे लगता है। अब यहाँ पे इन स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग अगर हम चलें तो ये दोनों कल्पनाएं परस्पर क्या हैं, विरोधी हैं, एक दूसरे के विरोधी हैं और इनका कोई सैद्धांतिक आधार नहीं है। तो पहला स्टेटमेंट तो यहीं पे गलत हो जाता है कि इन्होंने ये बताया कि जब ये कणिकाएं परावर्तक पृष्ठ पे पहुंचती हैं तो प्रतिकर्षण बल का अनुभव करती हैं, और जब अपवर्तक पृष्ठ पे पहुंचती हैं तो आकर्षण बल का अनुभव करती हैं। तो ये दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे के विरुद्ध हैं, मतलब ये दोनों कल्पनाएं एक दूसरे के विरुद्ध हैं, इनका कोई सैद्धांतिक आधार नहीं है। तो ये पहला कॉन्सेप्ट है। अब सैद्धांतिक आधार का मतलब आप इसका प्रमाण दीजिए, किस हिसाब से ये प्रतिकर्षण बल का अनुभव कर रही हैं या आकर्षण बल का अनुभव कर रही हैं। तो ऐसा इन्होंने प्रतिकर्षण या आकर्षण के संबंध में कोई सैद्धांतिक आधार नहीं दिया। तो पहली कमी तो यहाँ पे आ गई। अब दूसरी कमी इनकी क्या थी, इन्होंने ये बताया कि जब यहाँ पे अपवर्तन होगा और दूसरे मीडियम में जाएगी तो आकर्षण बल का अनुभव होगा, तो जिसके कारण वेलोसिटी बढ़नी चाहिए, जो पहले वेलोसिटी थी उससे ज़्यादा वेलोसिटी हो जानी चाहिए, क्योंकि मीडियम में जो पार्टिकल्स होंगे वो इन कणिकाओं को खींचेंगे, जिससे इनका वेग क्या होगा, अधिक होगा। तो इन्होंने अगर ये बताया था कि प्रतिकर्षण और आकर्षण यहाँ पे दोनों इन्होंने बताया था, तो इनके अकॉर्डिंग
जब अपवर्तन की घटना होती है, यानी कि विरल से सघन में जा रही है, तो वेग बढ़ना चाहिए। इन्होंने यही बताया है कि न्यूटन ने अपने सिद्धांत में क्या बताया कि इनके अकॉर्डिंग जब विरल से सघन में जा रही है तो सघन में वेग ज़्यादा है और विरल में कम है, क्योंकि आकर्षण बल यहाँ पे है, तो ये खींचेगा, तो जाहिर सी बात है वेलोसिटी बढ़नी चाहिए। तो लेकिन फोको एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपने प्रयोग से ये सिद्ध किया कि प्रकाश का वेग सघन माध्यम में कम और विरल माध्यम में अधिक होता है, जो हम लोग जानते हैं, इसमें कोई भी बात नहीं है। तो कहने का मतलब ये कि कणिका सिद्धांत के आधार पर अपवर्तन की व्याख्या में सैद्धांतिक आधार पर यह पाया गया कि प्रकाश का वेग सघन माध्यम में विरल माध्यम की अपेक्षा अधिक होता है। जब ये देखा गया इनके ये सिस्टम के अकॉर्डिंग, आकर्षण और प्रतिकर्षण के अकॉर्डिंग, तो क्या मिला कि आकर्षण बल की वजह से सघन माध्यम में प्रकाश का वेग अधिक और विरल माध्यम में कम है। तो इसी के आधार पर फोको ने एक अपना एक्सपेरिमेंट किया और ये सिद्ध किया कि प्रकाश का वेग कहाँ पे अधिक होता है, विरल में अधिक होता है और सघन में कम हो जाता है। तो ये भी एक प्रॉब्लम थी इनके साथ में, इनके कणिका सिद्धांत में ये प्रॉब्लम थी। और इन्होंने ये बताया कि किसी प्रकाश स्रोत से लगातार कणिकाएं निकलती रहती हैं जो अति सूक्ष्म और हल्की होती हैं। तो जाहिर सी बात है कि प्रकाश स्रोत कणिकाओं से मिलकर ही बना है। अगर कणिकाएं धीरे धीरे निकल जाएंगी तो प्रकाश स्रोत ही धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। और ऐसा लेकिन होता नहीं है। आप अगर टॉर्च जलाते हैं तो क्या टॉर्च का जो बल्ब होता है वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है, गल जाता है? बिल्कुल नहीं होता है। तो ये भी एक प्रॉब्लम है। इस सिद्धांत के अनुसार यदि प्रकाश स्रोत से लगातार कण निकलते रहते हैं तो प्रकाश स्रोत का द्रव्यमान कम हो जाना चाहिए या उसे खत्म हो जाना चाहिए, परंतु ऐसा नहीं पाया गया। इसलिए कणिका सिद्धांत में ये भी एक कमी है। और अब जान लीजिए कि इस कणिका सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के व्यतिकरण, विवर्तन तथा ध्रुवण आदि घटनाओं की व्याख्या नहीं की जा सकती है। केवल इसके द्वारा प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन, इन्हीं दो नियमों की व्याख्या की जा सकती है। और इससे ये भी सिद्ध किया जा सकता है कि कणिका सिद्धांत में प्रकाश एक सरल रेखा में चलती है। कहने का मतलब ये कि इसका एडवांटेज ये है कि इस सिद्धांत के आधार पर प्रकाश का एक सरल रेखा में चलना दर्शाया जा सकता है और प्रकाश में परावर्तन और अपवर्तन जैसी घटनाओं की व्याख्या की जा सकती है। लेकिन डिसएडवांटेज में अभी जो हमने बताया कि क्या है, ये दोनों स्टेटमेंट आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों स्टेटमेंट परस्पर एक दूसरे के विरोधी हैं। दोनों यहाँ पे जो स्टेटमेंट इन्होंने दिए हैं ये परस्पर एक दूसरे के विरोधी हैं, इनका कोई सैद्धांतिक आधार नहीं है। और दूसरी खामी इनकी है कि अपवर्तन की व्याख्या करते समय इनके नियम में पाया गया कि सघन माध्यम में प्रकाश का वेग अधिक है परंतु विरल में कम है। परंतु फोको ने अपने प्रयोग द्वारा ये सिद्ध किया कि सघन में प्रकाश का वेग कम और विरल में अधिक होता है। तो ये भी इनका स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग गलत है। अब इन्होंने ये बताया कि किसी प्रकाश स्रोत से लगातार छोटे छोटे सूक्ष्म हल्के कण निकलते रहते हैं, जिसके अनुसार स्रोत का द्रव्यमान कम होना चाहिए या उसे खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। और इस सिद्धांत के आधार पर व्यतिकरण, विवर्तन तथा ध्रुवण आदि घटनाओं की व्याख्या नहीं की जा सकती है। तो ये इनके प्रॉब्लम्स हैं, इस सिद्धांत में यही प्रॉब्लम है। अब हम आपको बता देते हैं हाइगेंस का तरंग सिद्धांत। ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपके सिलेबस में है, इसलिए आप इसको अच्छे से तैयार रखें। कॉर्पस्कुलर थ्योरी के 3 साल बाद यानी कि 1678 ईस्वी में हाइगेंस ने एक तरंग सिद्धांत प्रतिपादित किया। इसमें इन्होंने प्रकाश को माना कि प्रकाश तरंग के रूप में चलता है। किस रूप में चलता है? प्रकाश तरंग के रूप में चलता है। हाइगेंस कहाँ के रहने वाले थे? बस ये इन्फॉर्मेशन के लिए आपको बता रहे हैं। हाईलैंड के ये वैज्ञानिक थे
और इन्होंने 1678 ईस्वी में एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसमें इन्होंने बताया कि प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है या संचरित होता है। अब इस सिद्धांत के अनुसार इन्होंने क्या माना था, ये हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं, आप इसको ध्यान से सुनिएगा। इस सिद्धांत के अनुसार इन्होंने ये माना कि प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है, और जब ये तरंगें हमारी आँख में पहुँचती हैं या हमारी आँख से टकराती हैं तो हमें प्रकाश की अनुभूति होती है या हम वस्तुओं को देखते हैं। परंतु हम लोग जानते हैं कि तरंगों के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। तो इन्होंने भी ये चीज़ सोचा कि तरंगों के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, इसलिए इन्होंने एक सर्वव्यापी माध्यम ईथर की कल्पना की। ईथर एक ऐसा माध्यम इन्होंने माना कि जो सभी जगह अवेलेबल है, यानी कि सर्वव्यापी और समदैशिक माध्यम ईथर की कल्पना की। और इन्होंने माना कि ईथर क्या है, भारहीन है, यानी कि इसका कोई द्रव्यमान नहीं होता है, और इसका घनत्व बहुत कम, प्रत्यास्था बहुत अधिक होती है। तो इन्होंने क्या माना, एक सर्वव्यापी माध्यम ईथर की कल्पना की, और इन्होंने माना कि ईथर भारहीन होता है और इसका घनत्व बहुत कम तथा प्रत्यास्था बहुत अधिक होती है। और इन्होंने बताया कि ईथर में वे सभी गुण विद्यमान हैं जो प्रकाश के संचरण के लिए आवश्यक हैं, और इनके अनुसार प्रकाश के तरंगदैर्घ्य बहुत छोटी होती है, अर्थात प्रकाश की लंबाई बहुत छोटी होती है। और इन्होंने ये बताया कि प्रकाश के विभिन्न रंग का आभास उनकी तरंगदैर्घ्य की भिन्नता के कारण होता है। तो ये बहुत छोटा सा एक सिद्धांत है, एक बार हम इसको जल्दी से रिपीट कर देते हैं जिससे आप इसको अच्छे से समझ जाएं। इस सिद्धांत के अनुसार प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है। जब तरंगें हमारी आँख से टकराती हैं तो प्रकाश हमें दिखाई देता है या हमें प्रकाश की अनुभूति होती है, जिससे हम वस्तुओं को देख पाते हैं। परंतु यांत्रिक तरंगों के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। अतः हाइगेंस ने प्रकाश तरंगों के चलने के लिए एक समदैशिक सर्वव्यापी माध्यम ईथर की कल्पना की, और इन्होंने यह माना कि यह काल्पनिक ईथर भारहीन है, इसका घनत्व बहुत कम और प्रत्यास्था बहुत अधिक है, अर्थात यह सभी पदार्थों में प्रवेश कर सकता है। इसलिए ईथर में प्रकाश के संचरण के लिए सभी गुण विद्यमान हैं, ऐसा इन्होंने माना। और इनके अनुसार प्रकाश के तरंगों की लंबाई बहुत छोटी होती है, अर्थात इनके अनुसार प्रकाश की तरंगदैर्घ्य बहुत छोटी होती है। प्रकाश के विभिन्न रंग का आभास उनकी तरंगदैर्घ्य की भिन्नता के कारण होता है। तो ऐसा इन्होंने बताया। इन्होंने ये बताया था, जो ये वेवलेंथ का कॉन्सेप्ट है, इनके अकॉर्डिंग जो प्रकाश की तरंगदैर्घ्य है, अगर ए माने यहाँ पे बी माने, तो इनकी वेवलेंथ अगर λ1 है और ये λ2 है, अगर ये रेड है तो ये वायलेट है। इन्होंने ये बताया कि प्रकाश की तरंगदैर्घ्य छोटी होती है और हर एक तरंग की तरंगदैर्घ्य अलग अलग होती है। इसी के कारण प्रकाश का विभिन्न रंग हमें दिखाई पड़ता है। मतलब ये कि तरंगदैर्घ्य की भिन्नता के कारण प्रकाश का रंग हमें भिन्न भिन्न दिखाई पड़ता है। और इन्होंने अपने सिद्धांत के प्रतिपादन में एक अपवर्तन की नियम की व्याख्या की थी, जिसके आधार पर इन्होंने निष्कर्ष निकाला था n = v1/v2, मतलब पहले माध्यम में प्रकाश की चाल बटे दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल। तो ये तो एक्सटर्नल पॉइंट हम आपको बता रहे हैं, आगे पढ़ेंगे भी आप। बस आपको यहीं तक बताना है कि प्रकाश के विभिन्न रंगों का आभास उनकी तरंगदैर्घ्य की भिन्नता के कारण होता है। तो यहाँ तक आप बता ले जाएंगे। तो आपने क्या बताया, हाइगेंस का तरंग सिद्धांत बता दिया है। अब यहाँ पे आपको हम बताते हैं, इन्होंने अपने अपवर्तन के नियम की व्याख्या से एक निष्कर्ष प्राप्त किया था n = v1/v2, जिसके आधार पर इन्होंने ये बताया
कि प्रकाश की चाल सघन में कम और विरल में अधिक होती है। और इस तथ्य की पुष्टि किसने की? फोको ने। फोको ने ऑलरेडी इस तथ्य की पुष्टि की थी कि प्रकाश की चाल सघन में कम और विरल में अधिक होती है। इसलिए इन्होंने हाइगेंस के सिद्धांत की पुष्टि करने के लिए फिर से ये एक्सपेरिमेंट किया और हाइगेंस के सिद्धांत पर स्टडी की और उन्होंने ये पाया कि हाइगेंस का तरंग सिद्धांत सत्य है। और इन्हीं के सिद्धांत के आधार पर 1801 ईस्वी में थॉमस यंग ने व्यतिकरण की खोज की थी। अर्थात व्यतिकरण की घटना को पूरी तरह से डिफाइन किया था किसने? थॉमस यंग ने। किस सिद्धांत के आधार पर? हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के आधार पर 1801 ईस्वी में थॉमस यंग ने व्यतिकरण की घटना को प्रतिपादित किया था। तो आप ये भी जान गए। और इन्हीं के सिद्धांत के आधार पर फ्रेजनल एक और साइंटिस्ट थे, फ्रेजनल। हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के आधार पर फ्रेजनल ने प्रकाश तरंगों को अनुप्रस्थ मानकर ध्रुवण की व्याख्या की। ध्रुवण एक प्रकाश की प्रकृति है, प्रकाश में ध्रुवण होता है, जैसा कि अभी हमने आपको बताया। तो फ्रेजनल ने प्रकाश तरंगों को अनुप्रस्थ मानकर ध्रुवण की व्याख्या की। और जब ध्रुवण की व्याख्या हो गई तब से हाइगेंस के तरंग सिद्धांत को हाइगेंस फ्रेजनल तरंग सिद्धांत बोला जाने लगा। मतलब इस सिद्धांत को क्या कहते हैं? हाइगेंस फ्रेजनल तरंग सिद्धांत भी कहते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में आपको कुछ और नए टॉपिक्स के बारे में बताएंगे। फिर इसके बाद हम डिस्कस करेंगे हाइगेंस के द्वारा परावर्तन और अपवर्तन के नियम की व्याख्या। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।